गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है बच्चों। और शुभकामनाएं हैं आपको आगामी 2020-22 जो 2022 की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए जो है आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप जो हैं महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाएंगे, अर्थात आप जो है इस परीक्षा में जो है अच्छे अंकों के साथ क्या होंगे, सफल होंगे। और उसके लिए जो है बच्चों अब आपको तैयारी में जुट जाना है। और बच्चों मैं भी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण वीडियो लाने लग गया हूं बच्चों, क्योंकि बच्चों जब आप बोर्ड परीक्षा के लिए आपको तैयार करना है, मैं आपका टीचर हूं बच्चों, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है अपने प्यारे प्यारे बच्चों को जो है बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार करूं बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है, हमने कहा था इंतजारी कीजिए, आपको 3 अंक के प्रश्नों को हम वीडियो बना के लाएंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए, अब हम चैप्टर का नाम बताते हैं कि 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे और पाठ क्या है बच्चों। तो आप पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी आपके हाथ में उठा दीजिए और तुरंत तैयार हो जाइए बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से आ गया है। देखिए पहला क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एक चैप्टर ये है। देखिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर इंक्लूड होता है बच्चों स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 और 2 इनको कहा जाता है बच्चों। ये पार्ट 1 और 2, लेसन 1 एंड 2, 3 लिखा है बच्चों, यार 3 मार्क्स लिखा है। कितने क्वेश्चन आने हैं बच्चों, 1 क्वेश्चन आना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये बहुत बार डिस्कस हो रहा है। 1 क्वेश्चन यहां से आना है बच्चों। तो पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे ये है बच्चों, और आपको इसको नोट कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेनी है, और मैं थोड़ा टाइम लूंगा जिससे आप लिख दें। पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय है जिस पर 2 बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर होते हैं, और उसका आघूर्ण निकालने के लिए आप किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के जो बीच की अल्प दूरी है उससे उसको गुणा कर देंगे बच्चों। और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है बच्चों, इसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। जब आप जो है इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E बराबर 1/4πε0 के 2p/r³ आता है बच्चों, जहां पर P बराबर होता है 2ql। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन काफी हैं बच्चों इसमें, तो इसलिए जो है मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ूंगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिया है बच्चों, आपने लिख भी दिया होगा, आपको टाइम दे रहे हैं बच्चों। लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, आपकी स्क्रीन पे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अनुप्रस्थ कहो बच्चों या निरक्षीय कहो बच्चों, ये भी आपको पूछा जाता है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये होता है E = 1/4πε0 के P/r³। अर्थात ये जो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता आएगी वो इस निरक्षीय स्थिति की दुगनी आती है बच्चों। ठीक है, वहाँ 2p/r³ आता है और यहाँ p/r³ आता है बच्चों। तो बच्चों लिए चलते हैं आपको, अब थोड़ा जल्दी से आपको पेन कॉपी में लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण आपको निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां पर शॉर्ट में बताऊंगा, टॉ बराबर PE sin थीटा। टॉ क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है। जब द्विध्रुव को आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं बच्चों, तो उसके दोनों आवेशों -q और +q पर क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र की विपरीत दिशा में समांतर और बराबर बल कार्य करते हैं। इस प्रकार से जब 2 बल बराबर और समांतर होते हैं तो ये एक बल युग्म बनाते हैं बच्चों, टॉर्क बनाते हैं। और ये क्या करता है बच्चों, उसको घुमाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने उसका आघूर्ण निकालना है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 3
प्रश्न नंबर 4 की ओर लिए चलते हैं। आपके स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट कर देंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, उसका व्यंजक ज्ञात करना है। तो W बराबर, मैं आपको समरी के तौर पर बता, W बराबर PE कोष्ठ में 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये कार्य आएगा बच्चों। और अगला प्रश्न जो है ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है दोनों। जब आपको वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य आ जाएगा तो इतना व्यंजक के बाद थोड़ा सा उसमें और जोड़ देना है, वो प्रश्न बनेगा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए बच्चों। अगला प्रश्न जो दूसरे चैप्टर से आ रहा है वो है बच्चों, गॉस की प्रमेय क्या है। ठीक है बच्चों, गॉस की प्रमेय क्या है। ठीक है बच्चों, गॉसियन सरफेस है कोई, उस पृष्ठ पे कुल कितना आवेश संबद्ध है। ठीक है, जो टोटल फ्लक्स है वो उस पृष्ठ में कितना आवेश संबद्ध है, उसका 1/ε0 के गुना होता है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों, गॉस की प्रमेय क्या है, लिख देंगे बच्चों, ये मैंने लिखा है, आपको टाइम दे रहा हूं। गॉस की प्रमेय क्या है, इसके आधार पर अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। बहुत बार पूछा गया है बच्चों ये प्रश्न बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर दिया, तो लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो बच्चों ये पढ़िए आप, क्या लिखा है, गॉस की प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए बच्चों। तो बच्चों आपने ये नोट कर दिया होगा बच्चों। तो ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है, मैंने पहले ही आपको इस स्क्रीन पे बताया था। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन यहां से बनेगा बच्चों। हाँ बच्चों, तो उसी चैप्टर, पहले जो चैप्टर मैंने बताया था उसी चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन, जो अनुमानित हमारा गेस है उसके आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से फ्लैश हो रहा है बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कितना होता बच्चों, C = Akε0/d। ये व्यंजक आपको ज्ञात करना है बच्चों। प्यारे बच्चों, अब जो है आपको लिए चलते हैं वैद्युत धारा जो चैप्टर है बच्चों। ठीक है, उसमें आपको 3 मार्क्स का, ये लिखा है बच्चों ना, 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाना है बच्चों। ठीक है, वैद्युत धारा चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाना है बच्चों। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध है बच्चों। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 3 नंबर में भी पूछ सकता है बच्चों। I = NEAVD। यदि 1 नंबर में पूछा जाए तो आप ये लिखना है, और 2 नंबर में लिखना है तो बच्चों आपको 2 और 3 नंबर में तो आपको डेरिवेशन क्या करना पड़ेगा, निगमित करना पड़ेगा बच्चों। I = 1 नंबर का NEAVD। मैं इसलिए टाइम दे रहा हूं कि आप इन क्वेश्चनों को लिख सकें बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों, ओम का नियम निकालना है बच्चों आपने। ठीक है, ओम का नियम V/I = R। भी वोल्टेज और धारा का जो अनुपात है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है बच्चों, उसी को प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का वैद्युत धारा से एक क्वेश्चन पूछा जाना है केवल आपको। अगला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट चालकता सिग्मा, धारा घनत्व J तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में क्या संबंध है। J = सिग्मा E, ये पूछा जाता है बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिख दिया होगा बच्चों, आपको टाइम दे दिया है हमने, ये स्क्रीन पर आपके हैं।
और अब बच्चों आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है बच्चों, पढ़िए बच्चों। किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम क्या है? ये बच्चों 3 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी आपको पूछ सकता है बच्चों। तो किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियम क्या है बच्चों? ये मैंने 5 नंबर की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बता दिया था बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? ठीक है बच्चों, 3 नंबर में भी आपको पूछ सकता है। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन उसने दूसरा बनाए तो 3 नंबर में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये स्क्रीन पे है आपके बच्चों, विभव मापी का सिद्धांत क्या है? सचित्र वर्णन कीजिए। दिखाई दे रहा है बच्चों, विभव मापी का सिद्धांत क्या है? सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी बच्चों, विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए बच्चों। और ये बच्चों आपको 5 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अब लिए चलते हैं आपको अगले चैप्टर की ओर। प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक तो ये चैप्टर है और दूसरा चैप्टर इसके साथ आता है प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 6 और 7 है। अब आपको बताते हैं 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन आना है केवल इससे। देखो बच्चों 3 मार्क्स का कितना, 1 क्वेश्चन मैंने आप ले स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा बच्चों, 3 मार्क्स 3, 1 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से 3 नंबर का आना है, आपको वो बनाना है बच्चों। तो लिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया होगा बच्चों। क्या है बच्चों? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 3 नंबर में भी पूछे जाने की संभावना है बच्चों इसकी। ठीक है, तो फैराडे के 2 नियम है। दूसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपका विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो जो है फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है बच्चों। तो इसको डिटेल से जो है मैंने वीडियो में बताई है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और आप चैनल ग्लो ऑफ फिजिक्स को जो है बच्चों यूट्यूब में सर्च कीजिए और आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप वहां से फैराडे के नियम पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2, लेंज का नियम क्या है? यह किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है? तो लेंज का नियम बच्चों ये ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को संरक्षित करता है। प्रेरित धारा है या प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये उत्पन्न ही नहीं होना चाहता है और वो उस कारण का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हो रहा है। और बच्चों ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण ऐसा करता है कि वो जिस दिशा में अगर बढ़ता है तो उसके विपरीत दिशा में उसको कम करने की कोशिश करता है। इसको डिटेल्स हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है मोबाइल स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ये दिखाई दे रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए बच्चों। तो बच्चों इसको डिटेल से आप जो है चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके मोबाइल पर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बीमा लिखिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच गए बच्चों अब धीरे धीरे। स्वप्रेरण किसे कहते हैं? एक समतल वृत्ताकार, ये देखिए बच्चों दिखाई दे रहा है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भंवर धाराएं एडी करेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर भी जो है में भी ये भंवर धाराओं का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है बच्चों, भंवर धाराएं किसे कहते हैं? भंवर धाराओं के अनुप्रयोग क्या है? बच्चों भंवर धाराओं के नुकसान अगर हैं तो इनके अनुप्रयोग भी हैं बच्चों, इनके लाभ भी हैं। तो बच्चों ये पूछा जाता है बच्चों, तो इसको नोट कर दीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से फ्लैश है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है,
LCR परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 मोबाइल स्क्रीन पे। वाटहीन धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बच्चों, वाटहीन धारा वेटलेस करंट है ये। परिपथ में धारा तो बह रही है लेकिन शक्ति का क्षय हो ही नहीं रहा है, ऐसी धारा को कहते हैं वाटहीन धारा। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। आपके पास शुद्ध प्रतिरोध प्रेरकत्व वाले परिपथ चाहिए या शुद्ध धारिता वाले परिपथ चाहिए, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, ये देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं। P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू RMS इंटू cos फाई, ये एक शक्ति गुणांक है और यहां पर फेज 90 डिग्री होना चाहिए बच्चों। तो ये किस में होता है बच्चों? ये होता है या तो शुद्ध प्रेरकत्व हो, कुंडली हो, या शुद्ध या तो संधारित्र हो। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए ये फाई 90 हो जाएगा, तो ये औसत शक्ति क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी बच्चों। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। जो कुंडली होती है उसका भी अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, आर होता है उसमें भी, और जो संधारित्र होता है उसका भी कोई ना कोई आर प्रतिरोध होता है। इसलिए जो है वो शुद्ध एल या शुद्ध सी नहीं बन पाता है और वो आपको आइडियल कंडीशन में ही होता है बच्चों। तो ये आपको जो है इसको पढ़ना है। वाटहीन धारा किसे कहते हैं? औसत शक्ति प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तब तक आपने नोट कर दिया होगा बच्चों। अब जो है बच्चों अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9। चोक कुंडली का सिद्धांत एवं संरचना समझाइए बच्चों। तो ये चोक कुंडली बच्चों क्या करती है? जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इसमें धारा के मान को कंट्रोल करती है बच्चों, धारा के मान को कम ज्यादा करती है, जिस प्रकार से डीसी परिपथ में रियोस्टेट धारा नियंत्रण करता है बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है। ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो बच्चों ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर वोल्टता में परिवर्तन करने वाला उपकरण है जो कि अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। 2 प्रकार का होगा, ऊंचाई और अपचाई, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। एक क्या करेगा बच्चों? जो लो वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज में चेंज करेगा और फिर जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। मैंने ये ट्रांसफार्मर में बच्चों मैंने 10 वीडियो बनाई हैं, और यदि आपको जो है ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो बच्चों आप ग्लो ऑफ फिजिक्स में जाइए, यूट्यूब में सर्च कीजिए और आपको ये चैनल वहां से मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके परिणमन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सूत्र ज्ञात कीजिए बच्चों, ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगला चैप्टर ये देखिए, किरण प्रकाशिकी, एक ये है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, और अगला जो है तरंग प्रकाशिकी जो ऑप्टिक्स है, चैप्टर नंबर 9 और 10। इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 3 मार्क्स 2 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने हैं बच्चों। तो इसकी तैयारी आपको ज्यादा करनी। पहला प्रश्न बच्चों देखिए, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी लिख रहा हूं, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेके या इसको लिख देना बच्चों। तो बच्चों लिखने का पूरा टाइम दे रहा हूं। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब आप ये बताइए बच्चों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कब होगा बच्चों? कब होगा? जब डेंस मीडियम होगा, वहां से प्रकाश की किरण रेयर मीडियम में जाएगी और वो अविलंब से दूर हटेगी, दूर हटेगी, दूर हटेगी। ठीक है बच्चों, एक स्थिति ऐसे आएगी कि जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में वापस चले जाएगी। तो यहां पर जो है एक माध्यम के लिए आपतन कोण आपका जो है वो एक विशेष आपतन कोण हो जाता है, जिसपे जो है वो 90 हो जाता है बच्चों। इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि तब तक आप इस प्रश्न को लिख दिए होंगे बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की ओर।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, आप इसको लिख दें। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था आपको कि 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 3 नंबर में भी पूछ सकता है बच्चों। तो अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र क्या होता है बच्चों? मैं तो केवल यहाँ पर आपको इंगेज कर रहा हूँ ना कि आप तब तक क्या करें, इन प्रश्नों को लिख दें। मेरा उद्देश्य आपको आज पढ़ाना नहीं है बच्चों, मेरा उद्देश्य है कि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी अपने दिमाग में रखें बच्चों और अपनी तैयारी को शुरू करें बच्चों। तो लिख दिया बच्चों आपने, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमित करना है और यह होता है बच्चों n/v -1/u इज इक्वल टू n-1/r। ये होता है बच्चों, ठीक है। ये तो मैं आपको जो है सूत्र लिख दे रहा हूं कि तब तक जो है आप इनको लिख देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये मैंने 5 नंबर के लिए भी कहा था बच्चों, ठीक है बच्चों। ये पूछा जाता है आपको, ये आपने लिख दिया होगा बच्चों, ठीक है। चलो आपको टाइम देते हैं। क्या है प्रश्न? किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 मोबाइल स्क्रीन पे आपके, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में भी पूछता है और 3 नंबर में भी पूछता है बच्चों, ठीक है बच्चों। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे है प्रश्न नंबर 5, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए बच्चों। ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, ये मैंने कह दिया था बच्चों कि 3 नंबर और 5 नंबर में इसकी पूरी संभावना बनती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों हमारे अनुभव के आधार पे। तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं टिक भी कर रहा हूं जिससे जो है आपको पता चल जाए मैं इस क्वेश्चन पर चला गया हूं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर या द्वारा परावर्तन की व्याख्या है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, आप थोड़ा आपको जल्दी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे फ्लैश है। क्वेश्चन नंबर 8, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की शर्तें क्या है, ठीक है बच्चों, या उनमें अंतर पूछ सकता है बच्चों। ये देखिए लिख दिया बच्चों आपने। क्वेश्चन नंबर 10 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है। कला संबद्ध कला असंबद्ध स्रोत आता है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 11वां क्वेश्चन जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, ये देखिए ये मोबाइल स्क्रीन पे 11वां प्रश्न आपका आ गया है बच्चों। तो आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं? व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं? यंग के प्रयोग द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका 11वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ये अनुमानित बोर्ड के लिए मेरे अनुभव के आधार पर ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। बच्चों अगला चैप्टर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पहले आपके दिमाग में रख दो बच्चों। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर नंबर 11।
ठीक है बच्चों, छोटा चैप्टर है लेकिन एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ से पूछा जाता है। देखो बच्चों, ये छोटा चैप्टर है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे फ्लैश है बच्चों, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा जाता है। प्रकाश उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए या करो। तो ये 2 नंबर में भी आपका आएगा बच्चों। और बच्चों 3 और 2 नंबर के क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगा बच्चों, तो वो कहीं भी आएंगे। 3 में भी आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं बच्चों। तो जो इंपॉर्टेंट है वो कहीं भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है और आपने इसको नोट कर दिया होगा बच्चों। लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा और मैं इसको पढ़ भी रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। डेविसन जर्मर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, डेविसन जर्मर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे देखिए बच्चों, द्रव्य तरंगें किसे कहते हैं? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, लेकिन इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रश्न नंबर 5 जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे है बच्चों, थोड़ा मैं आपको पूरा प्रश्न को ऊपर ले देखिए बच्चों, है ना, आप दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27, 12.27 बटे अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉम। और इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है और ये हायर क्लासों में भी पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपको ज्ञात करनी है बच्चों। अब बच्चों परमाणु तथा नाभिक, अगला चैप्टर, एटम एंड न्यूक्लियाई, चैप्टर नंबर 12-13, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन, ये लिखा है 3 मार्क्स 1 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये जो है आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, आप इसको लिख भी सकते हैं। और बच्चों यदि आप लिखने में संभव नहीं है तो बच्चों स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए बच्चों, हमारा अनुभव आपके सामने है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा बच्चों, वो पूछा जाएगा रदरफोर्ड के मॉडल की व्याख्या, या उन्होंने नाभिक की खोज, उनका जो नाभिक की खोज किया, अल्फा स्कैटरिंग जो उन्होंने की थी उसके बारे में बताना है, और उसके मॉडल और उसकी कमियां। ठीक है बच्चों, ये परीक्षा में आ सकता है। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा संभावना, इससे ज्यादा प्रायिकता वाला, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन 2 बनता है बच्चों आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से। बच्चों देखिए क्या है, देखिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। बोहर का परमाणु मॉडल क्या है? यहां पर थोड़ा लिखना भूल गए बच्चों। बोहर का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल क्या है? बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, या बोहर की अभिगृति, पोस्टुलेट, अभिगृहियां भी आता है बच्चों। बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी प्रमुख कमियों का उल्लेख कीजिए। नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसमें क्या कमी रह गई थी बच्चों, वो आपको पूछा जाना है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है। लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्सन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। ठीक है, 5 श्रेणियां होती है बच्चों। यहाँ पर तो वैसे ही हम केवल आपको लिखने का टाइम दे रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, वैसे आपको केवल हमारा उद्देश्य है कि आप केवल क्वेश्चनों को जानें। ठीक है बच्चों, इसलिए आज हमको आपको पढ़ाने रहे हैं, केवल आपके साथ जो है बच्चों एक वार्तालाप कर रहे हैं, और आज हमें पूरा टाइम मिल गया बच्चों आपके साथ वार्तालाप करने का बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है बच्चों।
रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम क्या है? ठीक है बच्चों, पूछा जाएगा, केमिस्ट्री का विषय है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अर्ध आय तथा क्षय नियतांक में, आपके स्क्रीन पर है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको टाइम है तो आप लिख दीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है। अर्ध आय तथा क्षय नियतांक में क्या संबंध है बच्चों? ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 6 देख लिया बच्चों, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्या है? ये देखो, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्या है? लिख दिया बच्चों? हाँ। अब देखिए बच्चों, थोड़ा आगे चलते हैं, तब तक आप इसको लिख दो बच्चों। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे बच्चों, ये टिक इसलिए कर रहा हूं मैं कि आपको जब मोबाइल की स्क्रीन पर आप आएंगे तो आप सीधे जो है मेरे अनुसार चलेंगे बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये आ गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया आपके मोबाइल स्क्रीन पे? देखिए बच्चों, मैंने टिक कर दिया है। ये देखिए क्या कह रहा है बच्चों, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? आपके स्क्रीन पे है ना बच्चों ये। अगला, अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8, तो मैंने ये टिक कर दिया, आपको पता चल गया ना बच्चों, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं बच्चों? और ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाभिकीय विखंडन में आप क्या करते हैं, यूरेनियम 235 92-235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं और बेरियम और क्रिप्टन का नाभिक बनता है और 3 न्यूट्रॉन इससे निकलते हैं और 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है बच्चों। ठीक है, अब इतने समय में तो आपने लिख दिया होगा बच्चों, थोड़ा आपको आ भी रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। इन नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में आपको एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे 2 या 3 नंबर का पूछा जाना है बच्चों, और इसमें लास्ट क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, वो क्वेश्चन जो है आपको ये है, या तो अल्फा कण की आएगी, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके मोबाइल स्क्रीन पे, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन, कार्बन, ऑक्सीजन की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों प्रश्न में आपको सब कुछ दिया रहता है, अल्फा कण का द्रव्यमान भी दिया रहेगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया रहेगा एएमयू में, न्यूट्रॉन का भी दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा बच्चों। ठीक है, आपने सॉरी बच्चों, आपने उसकी क्या निकालनी है, बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है बच्चों। अगला चैप्टर बच्चों, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा बच्चों कि आपके पास ट्रांजिस्टर हैं कि नहीं है इस बार। ठीक है बच्चों, अगर ट्रांजिस्टर हैं सिलेबस में तो बच्चों उनके लिए मैं आपको लास्ट में उसके क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, अभी बता दूंगा। ठीक है बच्चों, मैंने ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन इसमें नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं आपको बना दूंगा बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से, ये देखिए आपके इसमें टिक कर दिया, आपके स्क्रीन पे आ गया और मैं आप बोल रहा हूं, आप लिखना प्रारंभ करेंगे। एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। इनमें कौन कौन सी इंप्योरिटीज मिलाई जाती है एन में और पी में? ठीक है बच्चों, एन में 5 संयोजकता वाला और पी में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं बच्चों। इतना टाइम आपको मिल गया ना बच्चों लिखने का। अब लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये फ्लैश हो गया बच्चों। ये कह रहा है पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनत संयोजन एवं उत्क्रम अभिनत संयोजन से क्या तात्पर्य है, परिपथ द्वारा समझाइए। ठीक है बच्चों, तो पीएन संधि में 2 प्रकार का अभिनत होता है, एक होता है अग्र अभिनत, एक होता है उत्क्रम अभिनत। ठीक है बच्चों, तो यह आपको लिख दिया बच्चों आपने। ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। कह रहा है पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? अग्र अभिनति एवं उत्क्रम अभिनति को समझाइए। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा रखा है बच्चों। ठीक है, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है बच्चों और 100% मतलब मेरे
अनुमान और अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ बच्चों। ऐसा मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ बच्चों कि आपको बता दूँ यहाँ, लेकिन विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आपका विश्वास हमारा विश्वास। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है? परिपथ आरेख खींचिए। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 वही पूर्ण तरंग पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है? परिपथ का आरेख बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, फ्लैश हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जेनर डायोड क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? एवलांस ब्रेकडाउन होता है बच्चों, इसे एवलांस भंजन होता है जेनर डायोड में। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा। और 7वां प्रश्न बच्चों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? डायोड में से भी आएगा बच्चों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? 2 नंबर और 3 नंबर में कहीं भी पूछ सकता है। फिलहाल हमने इसको 3 नंबर की श्रेणी में रखा है बच्चों। अब बच्चों ट्रांजिस्टर में, अगर ट्रांजिस्टर सिलेबस में है तो उसमें आता है पीएनपी तथा एनपीएन, जो ट्रांजिस्टर है उनकी कार्य विधि। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन आता है पीएनपी या एनपीएन उभयनिष्ठ आधार उत्सर्जक जो ट्रांजिस्टर है उसकी कार्य विधि आती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर जो है ये होगा तो आप इसको कर देंगे। अब लास्ट में बच्चों जो गेट है लॉजिक गेट है बच्चों, इसमें कोई भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन अनुमान के तौर पे जो है मैंने बनाया है नंद गेट और नॉर गेट की सत्यता सारणी बनाई बच्चों। वो और गेट की भी दे सकता है, एंड गेट की भी दे सकता है, और नॉट गेट की भी दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो वो कुछ भी दे सकता है। तो पूरा गेट वाला चैप्टर आपको कंप्लीट बनाना है, बहुत ही सरल चैप्टर है। तो आपका फोकस इस चैप्टर पर विशेष कर रहेगा बच्चों, आप इसको जरूर बना देना। ये क्वेश्चन कुछ भी यहाँ से बन सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज जो है हमने आपको 3 मार्क्स कहाँ कहाँ से पूछे जाने हैं वो बताया, और आशा करता हूँ कि आप इंजॉय कर रहे होंगे बच्चों। और आगामी जो है परिषदीय परीक्षाओं के लिए जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और आप परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। जनवरी लगने वाला है, नया साल 22 लगने वाला, और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मैं देता हूं कि नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। अब नए वर्ष की हमें तैयारी करनी है, 2022 में जाना है, और इसकी तैयारी के लिए जो है मैंने आपको जो है बोर्ड की कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ बच्चों। और बच्चों आप चैनल पर बने रहें, और इस प्रकार से जो है अब जो है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चनों की वीडियो में लाऊंगा, काफ़ी बड़ी वीडियो होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लाऊंगा। उसके बाद जो है बोर्ड के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा। और चैप्टर की जो वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, तो मैंने जो है 70% जो है फिजिक्स का जो चैप्टर है, सॉरी जो सिलेबस है वो समाप्त कर दिया है। अब मुझे केवल 2 यूनिट पढ़ानी है, एक पढ़ानी है सेमीकंडक्टर वाली यूनिट और एक ऑप्टिक्स पढ़ानी है बच्चों, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। और इस प्रकार से आपको अपने अनुभव भी शेयर करता रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।